कल्पना कीजिए एक बेहद क्रूर साम्राज्य। सामने केवल निहत्थे लोग, हवा में गोलियों की भयानक गूंज, जलता हुआ एक पुलिस थाना और एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक लाठी के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से टकरा गया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक देश के जागने की असली कहानी है। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास भारत में राष्ट्रवाद पर कुछ बेहद विस्तृत और ऐतिहासिक नोट्स हैं। आज हमारा मिशन महज तारीखें रटना नहीं है। हमें ये समझना है कि कैसे अनगिनत विविधताओं वाले इस विशाल भूभाग ने एकजुट होकर एक राष्ट्र का रूप लिया। मैं सोच रही थी कि इसके पीछे की असली साइकोलॉजी क्या थी। देखिए, इस पूरी चर्चा का केंद्र यही है कि राष्ट्रवाद ना कोई प्राकृतिक चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब ये जन्म से नहीं मिलता, इसे गढ़ना पड़ता है। हमारे स्रोत दिखाते हैं कि कैसे साझा दर्द और कुछ बहुत ही चतुर रणनीतियों ने एक बिखरे हुए समाज को एक किया। तो अगर हम इसके शुरुआत को देखें तो ये प्रक्रिया भारत के किसी अंदरूनी बदलाव से नहीं शुरू हुई थी, बल्कि एक बहुत बड़े बाहरी झटके से तेज हुई थी। मतलब प्रथम विश्व युद्ध, है ना? बिल्कुल, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 1914 से 1918 का वो दौर। मुझे हमेशा लगता था कि विश्व युद्ध तो यूरोप में लड़ा जा रहा था, उसका भारत के आम इंसान पर इतना गहरा असर कैसे हो सकता है? असर बहुत भयानक था। हाँ, क्योंकि स्रोत पढ़ते हुए मुझे समझ आया कि जैसे हाल ही की महामारी के दौरान अचानक जरूरी दवाइयों के दाम आसमान छूने लगे थे ना, ठीक वैसे ही अंग्रेजों ने अपना युद्ध का खर्च निकालने के लिए भारत में चीजों की कीमतें रातों रात दुगनी कर दी। सही कहा। और केवल कीमतें ही नहीं बढ़ी, नीतियां भी बेहद क्रूर हो गई। कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई, इनकम टैक्स नाम की एक नई बला थोप दी गई। ओहो। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चुभने वाली थी वो था ग्रामीण इलाकों से जबरदस्ती सैन्य भर्ती। यूपी, बिहार और हरियाणा के गांवों से हट्टे-कट्टे युवाओं को जबरदस्ती उठाकर ब्रिटिश सेना में भर्ती किया गया। मतलब उन्हें एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया गया जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं था। बिल्कुल। और मानो ये तबाही काफी नहीं थी, उसी दौरान अकाल पड़ गया और प्लेग जैसी महामारी फैल गई। लाखों लोगों की जान चली गई। चारों तरफ सिर्फ मौत और हताशा थी। लोगों को लग रहा था कि युद्ध के बाद शायद मुसीबतें कम हो जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहीं पर इसी घोर हताशा के बीच इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि वो सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं लौट रहे थे, वो अपने साथ विरोध करने की एक बिल्कुल नई तकनीक लेकर आ रहे थे, सत्याग्रह। हाँ, और इस सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर इसे लेकर एक गलत फहमी होती है कि सत्याग्रह का मतलब बस जमीन पर शांति से बैठ जाना और मार खाना है। मतलब ये बहुत निष्क्रिय सा लगता है। ये बहुत ही आम धारणा है, लेकिन स्रोत स्पष्ट करते हैं कि ये निष्क्रिय बिल्कुल नहीं था। इसे आप एक तरह का मनोवैज्ञानिक जूडो समझिए। मनोवैज्ञानिक जूडो? वो कैसे? जूडो में आप अपने विरोधी को हराने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि विरोधी के ही वजन और गति को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। गांधी जी का मानना था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है तो उत्पीड़क से लड़ने के लिए शारीरिक बल की नहीं बल्कि नैतिक बल की आवश्यकता है। आप उत्पीड़क की अंतरात्मा पर चोट करते हैं। अरे वाह, मतलब आप उसे ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वो जो कर रहा है वो गलत है। एकदम सही। और इस जूडो को उन्होंने आते ही पुणे देश में नहीं आजमाया। उनके शुरुआती 3 आंदोलन एक तरह का टेस्ट रन थे। जैसे 1917 का चंपारण, जहां किसानों को उनकी जमीन के 3/20 हिस्से पर अनिवार्य रूप से नील यानी इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। और फिर 1918 में खेड़ा, जहां फसल बर्बाद होने के बावजूद किसान लगान माफी की मांग कर रहे थे। बिल्कुल। और तीसरा अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन। यहाँ इन आंदोलनों के पैटर्न पर गौर करना चाहिए। चंपारण और खेड़ा में लड़ाई सीधे अंग्रेजों से थी, लेकिन अहमदाबाद में लड़ाई भारतीय मिल मालिकों से थी। जहां प्लेग के बाद मजदूर 75% बोनस मांग रहे थे और गांधी जी ने भूख हड़ताल करके मामला 35% पर सुलझाया। बिल्कुल। इन 3 घटनाओं ने पूरे देश को ये संदेश दिया कि ये नया हथियार सत्याग्रह सच में काम करता है। लेकिन जाहिर है कि दुनिया भर पर राज करने वाला ब्रिटिश साम्राज्य इस मनोवैज्ञानिक जूडो को चुपचाप बैठकर नहीं देखने वाला था। कभी नहीं। और उनकी प्रतिक्रिया आई
एक ऐसे काले कानून के रूप में जिसने संघर्ष को एक खूनी मोड़ दे दिया, मार्च 1919 का रोलेट एक्ट। इस एक्ट को गहराई से समझना जरूरी है। इसे भारतीय सदस्यों के कड़े विरोध के बावजूद जल्दबाजी में पास किया गया था। इस कानून ने सरकार को असीमित अधिकार दे दिए थे। मतलब किसी भी राजनीतिक कैदी को बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। सोचिए जरा, अगर आज आपको बिना कोई गलती किए बिना अदालत ले जाएं, 2 साल के लिए जेल में डाल दें, कैसा लगेगा? बहुत भयानक। मोतीलाल नेहरू के शब्द मुझे यहाँ याद आते हैं, ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील। बिल्कुल। और इसी राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ 6 अप्रैल को हड़ताल बुलाई गई। लेकिन इस शांतिपूर्ण विरोध का जो अंजाम हुआ, वो इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय है। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, अमृतसर का जलियांवाला बाग। ये घटना सिर्फ एक नरसंहार नहीं थी। अगर हम इसके पीछे की ब्रिटिश मानसिकता को देखें तो ये एक खुला संदेश था। उस दिन बाग में बहुत से लोग तो सिर्फ मेला देखने आए थे। उन्हें पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। और फिर जनरल डायर अपनी सेना के साथ उस इकलौते संकरे रास्ते से दाखिल होता है, बाहर निकलने के रास्ते बंद कर देता है और निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है। सैकड़ों मासूमों की जान गई। लेकिन स्रोत में जो एक और बात दर्ज है, वो बहुत ही परेशान करने वाली है। जो सत्याग्रही बच गए थे, उनके साथ क्या किया गया? उनके आत्मसम्मान को कुचला गया। हाँ, उन्हें जमीन पर अपनी नाक रगड़ने पर मजबूर किया गया, सड़कों पर पेट के बल रेंगने और हर अंग्रेज अधिकारी को सलाम करने का आदेश दिया गया। मतलब ये कितनी नीच हरकत थी। देखिए, इतिहास में जब भी ऐसी क्रूरता होती है, उसका उद्देश्य सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। डायर का असली मकसद भारतीयों के मन में एक नैतिक प्रभाव पैदा करना था। मतलब खौफ भरना। हाँ, वो आत्मसम्मान को कुचलना चाहता था। लेकिन जब दमन अपनी हदें पार कर जाता है ना, तो डर भयंकर क्रोध में बदल जाता है। और यहीं से स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया गेयर ले लिया। अब साफ था कि एक विशाल जन आंदोलन चाहिए। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में जब तक हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं आते, ऐसा आंदोलन खड़ा ही नहीं हो सकता था। और यहीं पर गांधी जी की दूरदर्शिता काम आई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान, जिन्हें इस्लामी दुनिया का खलीफा माना जाता था, उन पर एक सख्त शांति संधि थोपी जाने वाली थी, जिसे लेकर भारत के मुसलमानों में बहुत गुस्सा था। बिल्कुल। अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया और गांधी जी ने तुरंत भांप लिया कि अगर खिलाफत को आजादी के मुद्दे के साथ जोड़ दिया जाए तो हिंदू और मुस्लिम एक मंच पर आ सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार सोशियोलॉजिकल दाव था, दोनों समुदायों के दर्द को एक साझा दुश्मन की तरफ मोड़ देना। और इसी नींव पर खड़ा हुआ असहयोग आंदोलन। हाँ, असहयोग मतलब नॉन कोऑपरेशन। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, मान लीजिए पूरे गांव के लोग तय कर लें कि वो किसी एक दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे, तो वो दुकान तो खुद ब खुद बंद हो जाएगी ना। गांधी जी की किताब हिंद स्वराज का यही मूल मंत्र था। अगर हम सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजी राज ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और इस बहिष्कार का असर बहुत गहरा था। शहरों में छात्रों ने स्कूल छोड़ दिए, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, शराब की दुकानों की पिकेटिंग हुई। सिर्फ शहरों में ही नहीं, गांव में भी इसका असर दिखा। अवध में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किसान सभा बनी। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि किसानों का गुस्सा सिर्फ अंग्रेजों पर नहीं था, बल्कि जमींदारों और ताल्लुकदारों पर भी था, जो उनसे भारी लगान लेते थे और बेगारी करवाते थे, मतलब बिना पैसे के काम। ओहो, और बागानों में भी मजदूरों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट को तोड़ दिया और घर भागने की कोशिश की। आंदोलन हर जगह चरम पर था। लेकिन अचानक एक गहरा ट्विस्ट आता है। 5 फरवरी 1922, चौरी चौरा। हाँ, गोरखपुर में एक शांतिपूर्ण जुलूस की पुलिस से झड़प हो गई। भीड़ हिंसक हो उठी और पुलिस थाने को आग लगा दी। 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। और जैसे ही गांधी जी को यह खबर मिली, उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले ने तो कांग्रेस के अंदर ही भूचाल ला दिया था। ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी ये बात खटकती है। जब आप जीतने वाले हैं, पूरा देश आपके साथ है, तो एक जगह हुई हिंसा के लिए सब कुछ रोक देना, क्या ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल नहीं थी? अगर हम इसे सतही तौर पर देखें तो ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर हम भीड़ के मनोविज्ञान को समझें तो ये एक रणनीतिक वापसी थी। कैसे? सोचिए,
अगर आंदोलन वापस नहीं लिया जाता और देश भर में हिंसा शुरू हो जाती, अंग्रेजों के पास उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सेना थी। उन्हें तो बस बहाना चाहिए था। वे इसे कानून व्यवस्था का नाम देकर भारतीयों को बुरी तरह कुचल देते। अच्छा, मतलब हिंसा से अंग्रेजों को दमन करने का एक नैतिक बहाना मिल जाता। बिल्कुल। गांधी जी जानते थे कि हिंसक भीड़ से आजादी नहीं मिल सकती। जनता को अभी अहिंसक सत्याग्रह के अनुशासन को और समझने की जरूरत थी। ये तो बहुत गहरी समझ थी उनकी। खैर, कुछ साल सन्नाटा रहा, लेकिन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने खुद ही भारत के राष्ट्रवाद को फिर जगा दिया, साइमन कमीशन भेजकर। 7 सदस्यों वाला कमीशन, और सातों के सातों अंग्रेज। वही तो, कितने आदमी थे? 7। और भारतीय कितने? एक भी नहीं। ये तो पूरे देश के मुंह पर तमाचा था। और इसी कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की शहादत हो गई, जिसने युवाओं में गुस्से की आग लगा दी। और फिर आता है दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जहां फाइनली पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। लेकिन यहां मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। देश में किसानों पर लगान था, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। इतने गंभीर मुद्दों के बीच गांधी जी ने सविनय अवज्ञा के लिए नमक को ही क्यों चुना? पहली नजर में नमक थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, मुझे भी लगा ये कमजोर मुद्दा है। लेकिन अगर आप इसके सामाजिक प्रभाव को देखें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था। भारत जातियों और धर्मों में बटा हुआ समाज था। कोई और मुद्दा किसी एक वर्ग को छूता तो दूसरे को नहीं। लेकिन नमक, पानी की तरह नमक भी हर अमीर गरीब की बुनियादी जरूरत है। इस पर टैक्स लगाना अंग्रेजों का सबसे क्रूर कदम था। मतलब नमक वो धागा था जो हर किसी की थाली तक पहुंचता था। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने वायसराय इरविन को 11 मांगों का अल्टीमेटम भेजा, और जब इरविन ने अनसुना किया तो शुरू हुआ ऐतिहासिक दांडी मार्च। 12 मार्च 1930, साबरमती से दांडी तक 240 मील का सफर, 78 अनुयायियों के साथ। ये सिर्फ पदयात्रा नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा पीआर कैंपेन था। सही कहा। पूरी दुनिया की नजर उन पर थी, और 6 अप्रैल को उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर कानून तोड़ दिया। इसके बाद तो पूरे देश में ऊर्जा भर गई। विदेशी कपड़ों का फिर बहिष्कार हुआ, किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। लेकिन इसके जवाब में सरकार ने भी क्रूरता दिखाई। 1 लाख से ज्यादा लोग जेल में डाल दिए गए। फिर 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ और गांधी जी लंदन गए गोलमेज सम्मेलन के लिए, जहां से उन्हें सिर्फ निराशा मिली। और जब वो वापस आए तो देखा कि कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। और अब यहां तक आते आते हमें लगता है कि पूरा भारत एक सुर में खड़ा था। लेकिन अगर हम स्रोत को गहराई से पढ़ें तो सच्चाई कुछ और ही थी। हाँ, समाज के अंदर बहुत गहरी दरारें थीं। बिल्कुल। हम इतिहास को अक्सर बहुत रोमांटिक बना देते हैं। सच्चाई ये है कि राष्ट्रवाद का ये छाता हर किसी को कवर नहीं कर रहा था। दलित समुदाय लंबे समय तक इन आंदोलनों से अलग थलग रहा, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी हिंदुओं के डर से उनके मुद्दों को नजरअंदाज कर रही थी। लेकिन गांधी जी मानते थे कि छुआछूत खत्म किए बिना आजादी नहीं मिल सकती। उन्होंने खुद शौचालय साफ किए और अछूतों को हरिजन कहा। लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नजरिया यहाँ राजनीतिक था। उन्होंने 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन बनाया, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर दी। मतलब दलित उम्मीदवार को सिर्फ दलित ही वोट देंगे। और अंग्रेज तो मान भी गए थे, क्योंकि उन्हें तो बांटने का मौका मिल रहा था। बिल्कुल। और इसी वजह से गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्हें डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा। और अंततः 1932 में जाकर दोनों नेताओं के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसमें अलग निर्वाचन की जगह दलित वर्गों के लिए सीटें आरक्षित करने पर सहमति बनी। तो ये बात तो साफ है कि देश सिर्फ बाहरी दुश्मनों से ही नहीं, अंदर की कमियों से भी जूझ रहा था। लेकिन एक देश सिर्फ राजनीति से नहीं बनता, वो प्रतीकों और कहानियों से भी बनता है। बिल्कुल। सांस्कृतिक प्रतीकों ने राष्ट्रवाद की भावना गढ़ने में बहुत बड़ा रोल निभाया। जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर की बनाई भारत माता की पेंटिंग। शुरुआती छवि में वो एक शांत सन्यासिनी थीं, जो शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही थीं। लेकिन बाद में ये छवि उग्र हो गई, त्रिशूल लिए हुए शेर और हाथी के बीच। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम तो था ही। झंडों का विकास भी बहुत कुछ कहता है। जैसे बंगाल के स्वदेशी आंदोलन का झंडा,
हरा पीला लाल, जिसमें 8 कमल और सूर्य चंद्रमा थे। और फिर 1921 का गांधी जी का स्वराज झंडा, सफेद हरा लाल और बीच में आत्मनिर्भरता का प्रतीक चरखा। इन प्रतीकों ने सबको एक सूत्र में बांध दिया और इसी एकता ने जन्म दिया सबसे बड़े क्लाइमैक्स को, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942, मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान। यहाँ गांधी जी का एक बिल्कुल नया रूप दिखा। जो इंसान जीवन भर अहिंसा की बात करता रहा, उसने एक बेहद आक्रामक नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। और ब्रिटिश सरकार ने अगले ही दिन सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इससे आंदोलन रुका नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से जनता के हाथ में आ गया। एक तरह की विकेंद्रीकृत क्रांति बन गई। बलिया और सतारा जैसी जगहों पर तो लोगों ने अपनी समानांतर सरकारें बना ली। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि अब इस जनसैलाब को रोकना नामुमकिन है। और अंततः इसी दबाव के चलते 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम आया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे महाकाव्य को समेटें, प्रथम विश्व युद्ध की हताशा से लेकर दांडी के नमक और करो या मरो तक,